नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैरामाउंट एकेडमी ग्वालियर में। ठीक है, पैरामाउंट एकेडमी ग्वालियर के प्यारे से यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं फैजान मंसूरी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, लास्ट जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने ग्रेविटेशन को कंप्लीट करा था और अब इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू करेंगे। ठीक है, यानी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्लास 12th का ये पहला चैप्टर होता है। क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है, तो जिन बच्चों के बोर्ड से उनके लिए भी फायदा होगा। एक दो चैप्टर हो जाएगी तो तुम लोग थोड़ा सा ठीक है अच्छे से पेपर दे लोगे। ठीक है, तो ये हैवी वेटेज चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से मान के चलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लास 12th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों चैप्टर आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इसको एक ही तरीके से पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब मेरी बात अगर तू गौर से सुने बिल्कुल बहुत ही प्यारे तरीके से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शब्द है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। एक है इलेक्ट्रो और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो से हमने क्या यानी इलेक्ट्रॉन से लिया है, यानी कि बेसिकली हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। क्लियर मेरी बात? और स्टैटिक का मतलब होता है कि एट रेस्ट। कौन सा चार्ज? एट रेस्ट। यानी इस पूरे चैप्टर में हम ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कहां पर है बेटा, रेस्ट पर है। कहां पर है? रेस्ट पर। यानी चार्ज अभी मोशन में नहीं कर रहा है, जैसे ही वो मोशन में आएगा हम चैप्टर 3 पर आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? चैप्टर 3 पर, जो यानी कि वो करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है मेरी बात? इस बात को अच्छे से याद रख कि जैसे ही हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो करंट हमारा बनने लग जाएगा, यानी कि चार्ज हमारा चलने लग जाएगा। क्लियर है? मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही होगी? चलो हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो सभी को यहां से चीजें हमें याद रखना है। ठीक है, अब अगर बेसिकली हम बात करें सबसे बेसिक चीज की, सबसे बेसिक चीज की, तो चार्ज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? भाई चैप्टर चालू यहीं से होता है। चार्ज क्या, चल इससे भी पहले एक बात बताता हूं तुझे। पहले चार्ज समझ। चल चार्ज क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चार्ज कहां से आता है वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, चार्ज, चार्ज की मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा? इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल charge is an internal property of a material due to which it attract or repel another object। क्लियर मेरी बात? समझना मेरी बात को अच्छे से। चार्ज क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इधर इट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब वो पहला पूछता है कि चार्ज डिस्कवर किसने करा था, तो याद रखना कि चार्ज वॉज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? बेंजामिन, बेंगन वेंगन मत लिख लेना। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करा था इसने। किसके थ्रू करा था बेटा? एक्सपेरिमेंट के थ्रू करा था। ना इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था, ना प्रोटॉन को डिस्कवर करा था, ना न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा था। ठीक है, इसने बेसिकली किसको डिस्कवर करा था? चार्ज को। इसने बताया था कि चार्ज होता है क्या। ठीक है, इसने क्या बताया था कि चार्ज होता है क्या। ठीक है मेरी बात? चलो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि इसने क्या बताया था कि चार्ज क्या होता है हमारा। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम चलते आगे। क्लियर है? देख, अगर हम चार्ज को डिनोट करने का पूछे तो हम चार्ज को डिनोट किससे करते बेटा? चार्ज को हम डिनोट किससे करते? क्यू से करते। और अगर मैं क्यू की यूनिट की बात करूं, क्यू की यूनिट की बात करूं, तो एक कूलम होती है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था और हम इसे सी से डिनोट करते। किससे करते? यूनिट को। किससे करते बेटा? सी से। तो चार्ज के बारे में अगर देखा जाए तो हमें क्या याद रखना है कि ये यूनिट, इसकी जो यूनिट है वो कूलम है, कूलम है। और इसको हम डिनोट किससे करते? क्यू से करते। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। अब देख इसी के अंदर समझ क्या, कि हमारे पास जनरली एक एटम होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ई प्लस यानी प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। क्लियर है? ये जो दो ऑब्जेक्ट है, ये जो दो ऑब्जेक्ट है, ये रहते हैं घर के अंदर। कहां रहते हैं बेटा? घर के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस। कहां रहते हैं बेटा? ये न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये रिवॉल्व करता है।
क्या करता है बेटा, रिवॉल्व करता है इन ऑर्बिट। ये कहाँ रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है। क्लियर है मेरी बात, हाँ सर क्लियर है। तो इस पूरे चैप्टर में जितनी भी छेड़छाड़ हमें पढ़ना है वो हम किसके ऊपर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन के ऊपर करेंगे। क्लियर है मेरी बात, यानी जितनी छेड़छाड़ करना है वो हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अभी तुम बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज, अभी हम आगे चले कि चीजें क्लियर हो जाएगी। छेड़छाड़ जो हम करेंगे, छेड़छाड़ नहीं कह सकते हम, जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के बारे में करेंगे। क्लियर है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अगर प्रोटॉन की बात करूं तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, जबकि प्रोटॉन के पास +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। क्लियर है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो उसके पास नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ओह नो, ही उल्टा बना दिया। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर मैं तुझे बोलूं कि नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के कारण आता है और पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के कारण आता है और पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। क्लियर मेरी बात। ये दोनों चीजें तू याद रखना कि जो दोनों चीजें है वो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर से आती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर से आती है। ठीक है, चलो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं आगे। अब देख, थोड़ी बहुत चीजें और तू याद रखना जो तुझे इस चैप्टर में हो सकता हो आगे काम आ जाए। ठीक है, यहां हम अभी आगे चलते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर तू चार्ज के बारे में बेसिकली बात करे तो चार्ज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं सर। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास नेगेटिव। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। तीसरा जो केस होता है वो होता है न्यूट्रल का। अभी हम न्यूट्रल के केस को बाद में पढ़ेंगे, क्लियर है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो सर अभी आपने कहा था कि प्रोटॉन के पास होता है। किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी, तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, ठीक है, तो याद रखना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में चलते, सोडियम जो होता है, सोडियम, ठीक है, Na एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 11, यानी इसके ऑर्बिट में 11 इलेक्ट्रॉन है। ये टूट कर क्या बनाता है, Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अब गौर से देख, सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है मेरी बात। हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल तो और समझते हैं, क्या कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके पास शुरुआत में 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे। क्या थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे। क्लियर मेरी बात। 5 ब्लर तो नहीं कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे। क्लियर है मेरी बात, हाँ सर क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, हमने कुछ प्रोसेस करा, अभी हम प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, और हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर कहीं बाहर कर दिया। यानी हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, क्लियर है मेरी बात, हाँ सर क्लियर है। अब अगर तू इसको बोल तो ये बॉडी उठ के यहां आ जाएगी, हाँ या ना। कुछ ऐसा झमेला हो गया। देख 1 2 3 4 5, इसके पास 5 प्रोटॉन तो अभी भी है, 5 प्रोटॉन इसके पास अभी भी है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा, 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे। तो देख, जितना इस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है उतना इस प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज हो तो दूसरे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरीके से ये एक प्रोटॉन इस प्रोटॉन के चार्ज को कर देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक इस प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन अभी भी इसके पास
दो प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचे, दो प्रोटॉन क्या बचे, एक्स्ट्रा बचे। तो यानी क्या बोल सकता हूं कि हमने जब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो इस बॉडी के ऊपर 2 प्रोटॉन का चार्ज आ गया। कितने प्रोटॉन का चार्ज आ गया बेटा, 2 प्रोटॉन का चार्ज आ गया। अब इस बॉडी, ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। लेकिन क्या प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज आया, नहीं, प्रोटॉन के कारण उसके ऊपर आया। हम पॉजिटिव चार्ज लेकर कैसा है, जब हमने दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज में मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको पॉजिटिवली चार्ज। याद रखना फिजिक्स में पॉजिटिव चार्ज के लिए एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो क्या या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज। यहां तक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। क्लियर है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं लिख सकता हूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू नेगेटिव चार्ज, लीड्स टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है मेरी बात, याद रखना। जैसे एग्जांपल अगर मैं तुझे बताऊं, जैसे हमने यहां पर सोडियम लिया था, हम यहां पर क्लोरीन ले लेते, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, देख क्लोरीन अपनी स्टेट में Cl होता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो Cl माइनस बनाता है। क्या बनाता है बेटा, Cl माइनस बताता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा है तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर मेरी बात। तो यहां से याद रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। जैसे हमारे पास मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, समझना, इसके पास शुरुआत में 3 ही प्रोटॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन थे। जो 2 इलेक्ट्रॉन तूने यहां से निकाले थे, अगर तू इसके अंदर डाल दे, अगर उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को तो इसके अंदर डाल दे, तो इसके बाद अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, ज्यादा आ गए। इस वाले चार्ज को ये वाला खत्म कर देगा, इस वाले चार्ज को ये वाला खत्म कर देगा और इस वाले चार्ज को ये वाला खत्म कर देगा। अब भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस बचे और वही इसके ऊपर क्या लीड करेगी बेटा, नेगेटिव चार्ज को लीड कर देगा, नेगेटिव चार्ज को लीड कर देगी। क्लियर मेरी बात। यहां तक मुझे लगता है कि सारी बात, सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर होगी। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। वहां पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है मेरी बात, याद रखना। ठीक है, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की स्थिति क्लियर होगी। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल मतलब क्या, मान लेंगे तेरे पास एक बॉडी है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है, तो ये बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल हो गई। कैसी हो गई, तो न्यूट्रल की ये डेफिनेशन नहीं होती है कि नो चार्ज, हम क्या लिखते हैं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। यानी क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है मेरी बात, याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। याद रखना कि अगर आप हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो He2+, क्या बोल रहा हूं मैं, He2+ है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं। अल्फा पार्टिकल ही कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है बेटा, पॉजिटिव। अगर कोई अल्फा पार्टिकल पर तुझसे चार्ज पूछ ले तो क्या 2 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, यानी 3.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है मेरी बात। अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको चीजें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने तुझे अभी बता दिया। क्लियर है। तो हमने चार्ज में क्या पढ़ा कि सर चार्ज क्या होता है, किसने डिस्कवर करा था, कितने प्रकार का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आता है और न्यूट्रल के केस क्या होते हैं, न्यूट्रल के केस क्या होते हैं। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर है मेरी बात, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे। बहुत आसान है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली क्या कि अगर पॉजिटिवली बॉडी है तो वो नेगेटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी क्या, या फिर मैं लिख सकता हूं क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल
एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस दोनों केस में इनके बीच में रिपल्शन लगेगा। बेसिकली हमें पता है ये चीज़ है, ठीक है, 9वीं 10वीं से पढ़ रहे हैं। और दूसरा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो लगेगा वो क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा बेटा, अट्रैक्शन लगेगा। क्लियर है मेरी बात? ये चीजें आपको याद होना चाहिए, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक दो चीजें मैं तुझे और बता रहा हूं, ठीक है, जो तुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना। एक मिनट, ठीक है, जो तुझे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या? अगर वो तुझसे पूछ ले, क्या इतनी चीज याद रखना, उसने बोला कि एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, ये किन बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, ये किन बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? तो याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव न्यूट्रल बॉडी को भी क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रल को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी यहां पर भी ये अट्रैक्ट करेगा और यहां पर भी ये अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर तेरे पास एक नेगेटिव बॉडी है तो वो पॉजिटिव को और न्यूट्रल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी तुझे समझ में नहीं आएगा कि सर ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जब हम फोर्स पढ़ लेंगे, कूलम लॉ पढ़ लेंगे, तो तुझे समझ में आ जाएगा। वहां से मैं डिराइव करके बता दूंगा कि क्यों पॉजिटिव न्यूट्रल को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव भी न्यूट्रल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो चाहे पॉजिटिव बॉडी हो चाहे नेगेटिव बॉडी हो, दोनों ही न्यूट्रल बॉडी को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। दोनों ही न्यूट्रल बॉडी को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात मेरी तू याद रखना, ये बात मेरी तू याद रखना। क्लियर है? उसके बाद हम और क्या प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं? ठीक है, दूसरी क्या, कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्ट और मोशन। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि मान ले एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं कि 5 कूलम का चार्ज है और अभी इसकी रेस्ट, ये अभी रेस्ट पर है। कहां पर है, रेस्ट पर है। रेस्ट यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तब इसके ऊपर कितना है, 5 कूलम। मैंने अगली स्टेट बोला कि यही बॉडी है 5 कूलम और ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है, यानी कि मोशन में। किसमें, मोशन में। तब भी इस बॉडी के पास चार्ज कितना रहेगा, 5 कूलम का रहेगा। जैसे मैंने बोला कि इस पेन के ऊपर या इस स्टाइलस के ऊपर 5 कूलम का चार्ज है, अब ये रेस्ट पर है तब भी 5 कूलम का चार्ज है, और अगर ये ऐसे मोशन कर रहा है तब भी उसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 5 कूलम का रहेगा। कितना रहेगा, 5 कूलम का रहेगा। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या, कि जो हमें बचपन से पढ़ रहे हैं कि चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट कैन बी ट्रांसफर्ड। यानी आप चार्ज को ना बना सकते हो घर पे बैठ के, ना इसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, ना तो ये क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय करते हो। सिर्फ और सिर्फ आप चार्ज को शेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, शेयर कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? 2-3 प्रॉपर्टी, पहली चीज वही अट्रैक्शन वाली, दूसरी रेस्ट और मोशन वाली, और तीसरी हमने पढ़ी है कि आप इसको खत्म नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अच्छा एक बात याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इससे हो सकता है कि तेरे पास एक ये सवाल आ जाए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हो सकता है तेरे पास एक सवाल ऐसा आ जाए कि मान लो आपके पास 2 बॉडी है। ठीक है, ठीक है, आपके पास 2 बॉडी। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि एक मिनट रुकना। आवाज आ रही क्लियरली? आवाज आ रही ना क्लियर? चलो ठीक है, समझना मेरी बात को अच्छे से। क्या, मान लो एक ही बॉडी है दोनों। ठीक है, देख मैं बोल रहा हूँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, या मैं नेगेटिव पॉजिटिव दे दूँ, +2 कूलम है, -3, फिर +2, +7, -4, -6, -8 और -2।
इतना टोटल चार्ज है, कूलम है, ठीक है, इतने कूलम चार्ज इसके पास है, कूलम 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 कूलम। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद आपने कुछ इसमें झमेला करा, फिर 2 कूलम -4 कूलम +7 कूलम -9 कूलम और x कूलम, ठीक है। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इनिशियल स्टेट में अगर तू देखा जाए यहां पर, तो इस बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना हम जोड़ लेते हैं, पहले पॉजिटिव जोड़ लो, 2 और 2 4, इसको मैं पॉजिटिव बना रहा हूं, मान ले 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव कितना है इसके पास 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 कूलम। यानी कि टोटल चार्ज कितना उसके पास 19 कूलम माइनस 15 कूलम, यानी कि +4 कूलम। कितना चार्ज है, यानी इस बॉडी के पास इनिशियली में कितना चार्ज है, +4 कूलम। फाइनल स्टेज पे भी इसके पास चार्ज कितना रहना चाहिए, +4 कूलम रहना चाहिए, क्योंकि सर चार्ज तो आप बना भी नहीं सकते हो और बिगाड़ भी नहीं सकते हो, तो अंदर ही कुछ इंटरचेंज ऑफ चार्ज हुआ, लेकिन बॉडी के ऊपर अगर पहले 4 कूलम चार्ज था तो बाद में भी चार्ज कितना रहेगा बेटा, 4 कूलम रहेगा। क्लियर मेरी बात? पहले 4 कूलम था तो अब भी कितना 4 कूलम है, ठीक है। फाइनल स्टेट में इसके पास कितना चार्ज है एक बार देख लेते हैं। ये प्लस ही है तो +2 और +7, 11 कूलम पॉजिटिव, माइनस का जोड़ लो 4 और 9 तो -13 कूलम नेगेटिव। अब हमें नहीं पता x पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहां पर हम +x लगा देंगे। +x क्यों लगाया सर, अगर x की वैल्यू नेगेटिव निकल जाए तो यानी कि नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? इसको अगर मैं सॉल्व करूं, यानी क्या 11 - 13 +x, ये किसके बराबर होना चाहिए, +4 कूलम के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, +4 कूलम के बराबर होना चाहिए। सॉल्व कर लेते, 11 - 13 यानी -2 + x बराबर 4 कूलम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 कूलम। x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 6 कूलम होना चाहिए, तभी ये उसको सेटिस्फाई करेगा कि चार्ज क्या कंजर्व्ड है। चार्ज क्या बेटा, कंजर्व्ड होता है। ऐसा सवाल भी तुझे पेपर में देखने को मिल सकता है। क्लियर है? ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर भी और न्यूमेरिकल भी, इससे न्यूमेरिकल भी तगड़े से तगड़ा बन सकता है और कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है। थ्योरेटिकल ऐसा नहीं कि ऐसा है तो बताओ कैसा होगा, कॉन्सेप्चुअल की मान लो कि अगर ये कंडीशन बैठती है तो क्या बन सकता है। अब तुझे लग रहा होगा सर ये तो बेसिक, इससे क्या सवाल बन सकता है, मैं तुझे बताता हूँ क्या क्या सवाल बन सकता है। पहला क्या, कि चार्ज को किसने डिस्कवर करा था, चार्ज की यूनिट क्या है, माइंड सबसे अच्छा याद रखना कि स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल भी यही होता है भाई। स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन भाई, मिनिमम उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा तो उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो मिनिमम टू मिनिमम इस दुनिया में कितना स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। 3 सवाल तो मैंने तुझे यहीं से बनवा के दे दिए। क्लियर है? उसके बाद हम आगे चले तो क्या कह सकता हूं मैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज को क्या होता है, कैसे क्या सब चलता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पूछ ली उसने, ये वाला केस, ठीक है, न्यूट्रल वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, पूछ लेता है पेपर में। बच्चों को लगता है कि यार न्यूट्रल को क्या ही अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला हो गया, उसने बोल दिया कि बॉडी ऑफ 5 कूलम इज एट रेस्ट इफ इट कम इन मोशन, चार्ज कितना बढ़ेगा घटेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक सवाल यहाँ से आ सकता है, वहां से आ सकता है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। क्लियर है? अगर ये टॉपिक तुझे अच्छे से क्लियर है तो अगले टॉपिक का नाम लिख, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, उससे पहले तू एक एग्जांपल समझ। अगर तुझे एक एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आ गया तो तुझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान ले कि एक सामने बेंच रखी है और इसके पास मतलब बेंच के ऊपर बहुत सारे 10-10 रुपए के नोट रखे। क्या रखे, या पहले हम डेफिनेशन लिखते, पहले हम क्या लिखते, डेफिनेशन लिखते। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी will always be integral multiple of smallest fundamental charge। कुछ समझ नहीं आएगा तुझे टेंशन मत ले, जब मैं समझाऊंगा तो फिर तुझे इससे अच्छा कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, गारंटी इस बात की। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं मैं, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N, Q बराबर N।
क्लियर है? ये फॉर्मूला तुझे याद होना चाहिए। यहां पर Q क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लॉस भी हो सकता है और ये गेन भी हो सकती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, एक ही बात है। लॉस करा तो पॉजिटिव चार्ज और गेन करा तो नेगेटिव चार्ज। ई क्या? फंडामेंटल स्मॉलेस्ट चार्ज। या अगर मैं अच्छा समझा तो वह एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी कितनी? -1, नहीं सॉरी, ई बराबर क्या हो जाएगा तेरा? ई बराबर क्या हो? चल जा मेरे भाई, चल जा प्लीज, चल जा, गुस्सा मत दिला बेटे। क्या मतलब खत्म हो जाएगा? कितनी होगी इसकी वैल्यू फिक्स? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का लोड नहीं लेना, पॉजिटिव नेगेटिव तुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मेरी बात को समझना एग्जाम्पल के थ्रू। बेंच थी, बेंच के ऊपर बहुत सारे 10-10 रुपए के नोट रखे थे। क्लियर है? आप आए, आपने कुछ नोट समेटे और उठाकर आप साइड में चले गए। आपने कुछ नोट समेटे और उठाकर आप साइड में चले गए। क्लियर है? आपके पास कितना पैसा हो सकता है? मैक्स टू मैक्स और मीन टू मीन। मान ले तूने एक ही नोट उठाया तो 10 रुपए हो सकते हैं। तूने बहुत सारा नोट उठाया, मान ले 100-150 या 10-20 नोट उठा लिए, 100 रुपए हो सकते हैं सर, 110 रुपए भी हो सकते हैं। मैंने 11 नोट उठाए सर, मैंने 12 नोट उठाए तो 120 रुपए भी हो सकते हैं। क्या तुम्हारे पास 125 रुपए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? 5 रुपए का नोट उसके पास नहीं है, 5 रुपए का नोट उसके पास नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो मिनिमम सर या तो 120 हो सकता है या 130 हो सकता है, इसके बीच की क्वांटिटी नहीं हो सकती है। यानी जो तेरे पास टोटल पैसा होगा 120 रुपए जो टोटल है, वो तेरे पास जो बेसिक चार्ज है, यानी कि जो बेसिक पैसा, यानी कि जो नोट है 10 रुपए का नोट है, उसके मल्टीपल में होगा। किसके मल्टीपल में होगा? 10 रुपए के नोट के मल्टीपल में होगा। क्लियर है? क्यों सर? नोट 10 का 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, इसके बीच में नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? तो क्या लिख रहा है कि द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, कुल पैसा जो आपके पास होगा, विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज, ऑफ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज। याद रखना यहां पर n जो होता है वो ±1, 2, 3 डॉट 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 इंटीजर होता है। क्या होता है बेटा? इंटीजर होता है। प्लस माइनस आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, यहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? जैसे मान ले कि वो एक तुझसे सवाल पूछ रहा है क्या कि अ बॉडी गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन। उसने बोला कि अ बॉडी गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। फाइंड टोटल चार्ज या फाइंड क्यू नेट, टोटल चार्ज कितना होगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है Q बराबर NE, Q बराबर NE, हमें Q निकालना है। N की वैल्यू उसने हमें दी क्या? अ बॉडी गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 लिख दिया। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब मेरी बात सुन, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, इलेक्ट्रॉन को क्या करा? गेन करा। क्लियर है? तो जो Q होगा वो अपना नेगेटिव में होगा, या मैं ये कह सकता हूं कि -5 लिख दो यहाँ पर। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम नेगेटिव का। यानी उस बॉडी के पास कितना चार्ज है बेटा? -8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आसान सवाल है। ठीक है, या इस सवाल का उल्टा आ सकता है क्या? अब ये सवाल इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं, उसने बोला कि ये बॉडी हैज 1 कूलम चार्ज, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन और लूज। गेन होगा या लूज होगा? लॉस होगा। क्यों? बॉडी के पास पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है। तो Q बराबर, उसने 1 कूलम हमें दिया है और हमारे पास पता है कि Q बराबर NE होता है। तो हम यहाँ पर 1 बराबर N इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रख देंगे। यहाँ से N की वैल्यू क्या आ गई? 1/1.6, -19 को ऊपर लिख दूंगा तो +19 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर किसी बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज है तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने क्या करे बेटा? लूज करे। यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने क्या करे? लूज करे। क्लियर मेरी बात? जब कोई बॉडी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या गेन कर दे, तब उसके पास कितना चार्ज आता है? 1 कूलम चार्ज आता है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज आता है।
ठीक है, याद रखना वो तुझसे कभी कभी पूछेगा, बोले कि जो क्यू चार्ज सवाल ने तुझे दिया है वो पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर है? तो तुझे क्या करना है, Q बराबर एन ही लगाना है। यहां से n बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन ई। n बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन ई। जो मैं लिख रहा हूं उसको याद रखना। क्या? अगर n इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए, तो चार्ज पॉसिबल होगा। यानी जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब क्या, या तो n की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, लाख करोड़ कितनी भी आ जाए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन क्यों नहीं आना चाहिए? फ्रैक्शन क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि जब आपने नोट उठाए थे, जब आपने मान लो आपके पास टोटल पैसा 120 था, तो आपने 12 नोट उठाए थे। 12.5 नोट तो नहीं उठा सकते कि 12 नोट उठा और एक फाड़ कर रख दिया। यानी कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा। तो n की वैल्यू अगर इंटीजर आ रही है, ठीक है, तो ही चार्ज पॉसिबल होगा, वरना वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, वरना ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर मेरी बात? इतनी चीजें तो याद रखने की, वरना ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहां से बहुत सारे तरीके के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना, बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं। क्लियर है? इसके बाद और मैं तुझे चार्ज की 2-3 प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो तुझे याद होना चाहिए, जो तुझे याद होना चाहिए। ठीक है, यही लिख रहा हूं मैं तेरे को, ताकि चार्ज का सारा फंडा अपने आप खत्म हो जाएगा। पहली चीज क्या, कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज किस पर है, रेस्ट पर है, तो याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, समझ मारी मेरी बात? क्या कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में है बेटा, किसमें, यानी कि वो चल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो जनरेट करेगा ही सही, उसके साथ मैग्नेटिक फोर्स भी क्या करेगा, जनरेट कर देगा। क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। यानी चार्ज एट रेस्ट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो करंट बनता है। क्या बनता है बेटा, करंट। या हम कह सकते हैं कि फ्लक्स के कारण ईएमएफ बनेगा, वो आगे बढ़ेगी। और अगर कोई चार्ज, ओ सॉरी, दो चीजें बहुत है, अब ज्यादा याद नहीं रख पाएगा, रखना पड़ेगी बेटा, आईएमएसवीटी है। अगर कोई चार्ज मोशन में है और उसके पास एक्सेलरेशन है, क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। सर एक्सेलरेशन है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? एक्सेलरेशन मतलब ये कि वो जो चार्ज है वो समय के साथ अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, समय के साथ अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। अब क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद रखना, क्या जनरेट कर देगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तीन चीजें हमें क्या पता होना चाहिए, कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, जबकि अगर कोई चार्ज मोशन में तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट करेगा। और अगर कोई चार्ज मोशन में है और उसके पास एक्सेलरेशन है, क्या, यानी समय के साथ वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और इन दोनों के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट कर देगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास कंडक्टर। What do you mean by conductors? याद रखना, ऑब्जेक्ट which have free electrons in them, object which have free electrons in them are known as conductor. अब सर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन बेटा जो दुकान से आपको फ्री में मिल जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अरे सर ये क्या पढ़ा रहा हूं, हाँ, गलत पढ़ा रहा हूं बेटा। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी शेयर्ड, या हम कह सकते हैं क्या,
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। क्लियर है मेरी बात? जो जैसे सोडियम की अगर बात करूं मैं, अगर मैं एग्जांपल में सोडियम ले लूं, सर आपको सोडियम से बड़ा प्यार है? सोडियम से बड़ा प्यार है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,8,1। ना तो आप इन 2 को छेड़ सकते हो, ना इन 8 को छेड़ सकते हो। हम सर कौन से इलेक्ट्रॉन को लूज करते? इसको हम क्या करवा देते? लूज करवा देते, और हम क्या बना देते? सोडियम प्लस बना देते। तो बेटा इसी एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? अब एक बात याद रखना है यहां से, क्या कि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। ये बस याद रख लेना डायरेक्ट। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो तुझे समझ में आ जाएगा कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों होता है। क्लियर है? अगला, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। सारे मेटल, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जितने भी मेटल है वो सारे क्या है बेटा? कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। अगला क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या बेटा? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज कंडक्टर। तो क्या बेटा? कंडक्टर। सर क्यों है वो कंडक्टर? कार्बन, सर हमें पता है ग्रेफाइट मतलब कार्बन का एलोट्रॉप जो कार्बन से बना हुआ, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है। कार्बन तो सर नॉन मेटल है, और कार्बन इंसुलेटर भी है सर। कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। हाँ सर नहीं करता है। क्लियर है मेरी बात? सर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन सर फिर भी उसी का कंपाउंड बना लो ग्रेफाइट, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? ड्यू टू इट्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स, याद रखना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके आखिरी में, क्या बोल रहा हूं मैं? उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका पूरा, उसके आखिरी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है हर ब्रांच में। हर ब्रांच, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम, हर ब्रांच में एक आखिरी में अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है बेटा? कंडक्ट कर देता। तो याद रखोगे क्या कि ऐसे सिल्वर सबसे पहली बात तो बेस्ट कंडक्टर है, सारे मेटल कंडक्टर होते हैं, ये बात हमें पता है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर है मेरी बात? ये बात तू बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। इसके बाद अगर हम इंसुलेटर देखें, इंसुलेटर क्या होता है? तो क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। या मैं कह सकता हूं नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर। ऐसा मेटल बताऊं जो पुअर, देख चलो अपन आगे पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन याद रखना लेड और मर्क्यूरी, ठीक है, लेड और मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर तो है लेकिन अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। क्लियर है मेरी बात? ये चीज तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि अच्छे से फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये चार्ज चार्ज की हमारी जितनी बातें थी हो गई है। क्लियर है? अब इतना याद रखना कि वो पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने करा था। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने करा था? अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। हालांकि इतना बेसिक पूछा नहीं वो, लेकिन याद रखना। और न्यूट्रॉन को किसने करा था? जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स चैडविक। सर याद कैसे रखे कि हम भूल जाएंगे? क्यों फिक्र कर रहा था? मैंने अगर लिखा है तो मेरे पास ट्रिक होगी। ईट पग नाच, ईट पग नाच, ईट पग नाच। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। क्लियर मेरी बात? ईट पैग नाच।
ईट, पैक का मतलब तुम सब समझते हो, ठीक है, क्वार्टर अपना, और उसके बाद नाच, तो ईट पैक नाच, ईट पैक और डांस करो, ठीक है। तो ईट से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। क्लियर है मेरी बात? इतनी चीजें याद रखना, कंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की किसने डिस्कवर करा था। याद रखना कि चार्ज को इनमें से किसी ने भी डिस्कवर नहीं करा था, ठीक है। चार्ज को डिस्कवर करा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो हमने यहां पर ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्लियर है मेरी बात? तो चार्ज की अगर डिस्कवरी के बारे में बात करा जाए तो चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कहां से डिस्कवर हुआ था? थ्रू एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अब वो एक्सपेरिमेंट हमें नहीं पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को डिस्कवर करा था। क्लियर मेरी बात? मुझे लगता है यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। चलो, यहां तक अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, तो अब हम चलते अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। अगले टॉपिक का नाम हमारा होगा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग कि आप कितने अलग अलग प्रकार से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, कितने अलग अलग प्रकार से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। क्लियर है? पहला आएगा जो मेथड वो आएगा बाय कंडक्शन, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। एक मिनट रुकना। ठीक है, एक कंडक्शन, दूसरा आएगा बाय फ्रिक्शन और तीसरा आएगा बाय इंडक्शन। तीन तरीके हमारे पास होते हैं, पहला बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन और एक बाय इंडक्शन। क्लियर है? अगर हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करें इसको थोड़ा सा डीप में, तो जो जो चीजें तुझे याद रखना वो याद रखना। मैं पहले पढ़ा रहा हूं बाय फ्रिक्शन, आसान है तो हम पहले बाय फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं, और इससे कंपटीशन में क्या पूछा जा सकता है वो याद रखना। फ्रिक्शन का मतलब क्या? हमने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा था। फ्रिक्शन का अगर पूछ रहा तो क्या? टू सरफेस आर इन कॉन्टेक्ट, टू सरफेस आर इन कॉन्टेक्ट। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर, ठीक है। जैसे मान ले कि मेरे पास कोई दो बॉडी है, मान ले मेरे पास कोई दो बॉडी है, ठीक है। ये ऐसा करके दो बॉडी। क्लियर है मेरी बात? हाँ क्लियर। ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। अब हमने क्या करा, इन दोनों बॉडी को रब करा। हमने क्या करा, इन दोनों बॉडी को लिया और एक दूसरे के ऊपर ऐसे खींचा, रब करा। रब करने के कारण क्या हुआ, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हुए और वो इस बॉडी के पास गेन हो गए। यानी कि एक हमने रब करा तो इधर का पार्टिकल इधर चले जाएगा, एनर्जी गेन करेगा, वो तो इधर का पार्टिकल इधर चले जाएगा। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठकर दूसरी बॉडी में चला गया। हमने इन बॉडी को दोनों को वापस पीछे पीछे कर दिया, हमने इन दोनों बॉडी को पीछे पीछे कर दिया। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मान लें यहां से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। सॉरी, लूज करा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक मिनट के लिए रुकना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। हेलो हेलो, चलो ठीक है। तो फ्रिक्शन का समझ में आया क्या कि जब हमने रब करा तो एनर्जी गेन करी, जिसके कारण एक तरफ से बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हुए और दूसरी बॉडी ने गेन कर लिए। एक ने लूज करा और दूसरी बॉडी ने गेन कर लिए। क्लियर है? एक के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो तुझे क्या क्या याद रखना है कि सर पहली चीज फ्रिक्शन में क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफर और एक्चुअल
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, ये बाय कांटेक्ट होता है, यानी हमें दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। आप बिना कांटेक्ट में लाए उनके चार्जेस को शेयर नहीं कर सकते फ्रिक्शन मेथड के। फ्रिक्शन का नाम ही क्या, आपको शेयर करना पड़ेगा। और तीसरा क्या रखना है आपको कि बोथ द बॉडीज acquire सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट लिख रहा हूं, ठीक है ना, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट डिफरेंट पोलैरिटी, बट डिफरेंट पोलैरिटी। क्लियर है सर? पोलैरिटी का मतलब क्या कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। इतना आएगा 100% तेरे पेपर में, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ऐसा हो सकता है सर हमने एक पॉजिटिव बॉडी ली और एक नेगेटिव बॉडी ली, फिर क्या होगा सर, फिर कौन सी कंडीशन बैठेगी? तो देख, जब तो पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी को लेगा ना, तो जब वो कांटेक्ट में आएगा तो दोनों बॉडी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, दोनों एक ही बॉडी हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएगी, एक ही। अभी हम पढ़ेंगे एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी लेंगे हम। क्लियर है? अभी हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन में हम अगर न्यूट्रल बॉडी ले रहे हैं या इधर उधर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज पैदा होगा, फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज पैदा होगा वो जितना इस तरफ होगा उतना ही उस तरफ होगा। बस अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इधर +5 कूलम का चार्ज है तो इधर -5 कूलम का चार्ज होगा। बोथ द बॉडीज अक्वायर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट डिफरेंट पोलैरिटी। डिफरेंट पोलैरिटी का मतलब एक तरफ अगर नेगेटिव है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव है। इसके अलावा तुझे क्या याद रखना है कि यहां पर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से उठ के दूसरी बॉडी में गया और ये दोनों बॉडी को मिलाएगी तभी होगा। बाय कांटेक्ट प्रोसेस होता है। कैसा होता है बेटा? बाय कांटेक्ट प्रोसेस होता है। क्लियर मेरी बात? इतनी चीजें मुझे लगता है कि तुझे बहुत अच्छे से क्लियर होगी, तुझे बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलो अब हम चलते आगे तरीके से। ठीक है, अब हम चलते अगले। और याद रखना एक और चीज जो यहां से याद रखना, क्या कि बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन बी चार्ज। ठीक है, क्योंकि देख क्या होगा ना, जैसे मान लेते हैं एक कोई बॉडी ली जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया। जैसे अगर हम कंगा लेते या स्केल लेते और हम बालों में से रब करते थे और पेपर उठाते थे तो पेपर उठ जाता था। क्यों? उस स्केल के ऊपर चार्ज हो जाता, अंदर नहीं, उसके ऊपर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण वो हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों इस मेथड से चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रोसेस है वो होता है बाय कंडक्शन प्रोसेस। अगला हमारा क्या प्रोसेस होगा? बाय कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, देख पहले हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन। याद रखना जब शब्द कंडक्शन आएगा तो याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर चार्ज होते हैं। क्या चार्ज होते हैं बेटा? कंडक्टर्स चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर तुझे कंडक्टर भैया मैं लिख रहा हूं बाय कंडक्शन, क्या लिख रहा हूं? बाय कंडक्शन। होगा इसमें भी वही कि ट्रांसफर होगा बाय कंडक्शन। क्लियर है मेरी बात? बाय कंडक्शन। पहली चीज क्या? ओनली कंडक्टर्स कैन गेट चार्ज। ओनली कंडक्टर्स कैन गेट चार्ज। क्लियर है? जैसे मेरी बात समझना, अच्छे से मेरी बात को समझा ना तो बहुत आसान है। मान ले कि इसके ऊपर इनिशियली में एक चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब क्या करा, ये न्यूट्रल बॉडी, या तो एक बॉडी को हटा भी दे तो अपन इसको अगर हटा भी दे तो एक बॉडी से भी अपन समझ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओह वाओ, ये उठ के इधर नहीं जाएगा, कॉपी। सर आप मिटार के भी तो लिख सकते थे, मेरा मन नहीं लिखना। ये बॉडी कैसी? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। आप कोई सी भी एक बॉडी लाए, मान ली एक रॉड लिया है पॉजिटिवली चार्ज। कैसे लिया है? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? इसके पास क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। आप क्या करा है इसमें, आपने इन दोनों को कांटेक्ट में लिया है। किसमें लिया है बेटा? कांटेक्ट में। यानी क्या, ये बॉडी है और आपने उसको टच कर दी, पॉजिटिव रॉड को आपने टच कर दी। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उठकर, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रॉन उठकर यहां चले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन उठकर यहां चले जाएगा।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पर गया तो इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये बॉडी कैसी होगी? ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगी, हाँ या ना? ये भी देख मेरी बात सुन, अच्छे से समझना, तू कंफ्यूज मत हो, मुझे पता है तुझे कंफ्यूज हो गया, ठीक है? देख पहले हम समझ लेते फिर हम डायग्राम समझ लेंगे। एक बॉडी है तेरे पास, तू एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लगा और तूने उस बॉडी से उसको मिला दिया, कॉन्टेक्ट मिला दिया। अब क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन कम है तो कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के उधर चले जाएगा और उस टोटल बॉडी के ऊपर बराबर चार्ज आएगा। क्या आएगा? बराबर चार्ज आएगा। मतलब क्या कि जब तू इस बॉडी को यहां से टच करेगा और फिर अलग ले जाएगा तो एक बॉडी ये बच जाएगी और एक बॉडी ये बच जाएगी। क्लियर है मेरी बात? इस बॉडी से यहां पर क्या हुआ और इस बॉडी से यहां पर क्या हुआ? यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन लूज होकर कहां चले गए? इस बॉडी के पास चले गए। क्लियर है? कितने चले गए? कि इन दोनों पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी पहले अगर इसके पास Q था, पहले अगर इसके पास Q था तो अब इसके पास Q/2 हो जाएगा और इसके पास भी Q/2 हो जाएगा। समझना मेरी बात को अच्छे से। क्यों? क्योंकि जब आपने इनको कांटेक्ट मिला तो ये सेम बॉडी हो गए और इन्होंने अंदर ही अंदर रीशफलिंग ऑफ चार्ज कर लिया। यानी क्या कि व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट, shuffling of charge takes place within the conductors, क्लियर है मेरी बात? यानी क्या कि आधा चार्ज इसने उसको दे दिया और उससे जो कमी थी, यानी इसने अपने दो पार्ट लिए, पॉजिटिव थोड़ा उसको दे दिया, उससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए। याद क्या रखना है तुझे यहां से? क्या याद रखना है? पहली बात तो कि ओनली कंडक्टर्स कैन गेट चार्ज। दूसरा, बोथ द बॉडीज एक्वायर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। दोनों के पास जो चार्ज आएगा वो सेम अमाउंट का रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेम पोलरिटी, क्लियर है मेरी बात? क्या कि दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा और सेम पोलरिटी रहेगी। क्या रहेगी बेटा? सेम पोलरिटी रहेगी। क्लियर है मेरी बात? क्या अगर इसके पास प्लस Q/2 आया है तो उसके पास भी क्या आया? प्लस Q/2। कैसे सर? इसने इलेक्ट्रॉन गेन तो करे सर, लेकिन इतने गेन नहीं कर पाया कि सारे पॉजिटिव चार्ज को भर ले, सारे यानी न्यूट्रल नहीं हो पाया। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो सर इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमें समझ में आ गया, लेकिन सर इसके पास क्या हो गया? इसके पास तो कुछ ना कुछ झमेला हो गया। क्या झमेला हुआ सर? कुछ इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। अब मान ले कि यहाँ पर झमेला बदल जाए, इसको नेगेटिवली लिया, क्या लिया? नेगेटिव लिया। अब क्या होगा? जब तो इसको टच करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होगा तो इसके पास -Q/2 आ जाएगा और इसके पास भी -Q/2 आ जाएगा। क्लियर है? तो चाहे पॉजिटिवली चार्ज करना हो चाहे नेगेटिवली चार्ज करना हो, दोनों तरीके से हमारे पास ये कंडक्शन पॉसिबल है। दोनों तरीके से हमारे पास कंडक्शन पॉसिबल है। ठीक है बेटा? यानी कि अगर तू कंडक्शन से देखेगा तो तेरे पास इतनी चीजें तुझे ध्यान होना चाहिए कि सर ओनली कंडक्टर्स कैन गेट चार्ज, यानी यहां से सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स चार्ज हो सकते और दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। यहां पर अगर Q/2 है तो यहां पर भी Q/2 होगा, बस सेम पोलरिटी का होगा। किसका होगा बेटा? सेम पोलरिटी का होगा। क्लियर है मेरी बात? अगर ये चीज तुझे बहुत अच्छे से क्लियर है तो याद रखना क्या कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडक्शन। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? इंडक्शन, यानी क्या? मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें एक चीज याद होगी, इंडक्शन मतलब क्या? आप अर्थिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बेटा? अर्थिंग कर रहे हो। अब हम धरती माता का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? धरती माता का। ये एक बॉडी है तेरे पास, न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है? न्यूट्रल हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी न्यूट्रल बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर चार्ज तो उसके पास ऑलरेडी है, पर सर समस्या ये कि सर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, यानी सर जितना उसके पास नेगेटिव चार्ज है इतना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो सर हमें कुछ ऐसा झमेला करना पड़ेगा कि सर हम इसको चार्ज कर पाए, नेगेटिव भी चार्ज कर पाए या पॉजिटिव भी चार्ज कर पाए। क्लियर है? दोनों बात एक ही होती है, बस इतना याद रखना कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव रॉड लाऊंगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव लाऊंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। मान लें यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पहले इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ये मान के चल तो ठीक है। हाँ सर ठीक। मैं यहाँ पर एक रॉड लाया,
यहाँ पर क्या लिया है, रॉड, या इस तरफ एक रॉड लिया है, पॉजिटिवली चार्ज, टच नहीं कर रहा हूं। याद रखना इंडक्शन मतलब क्या, विदाउट टचिंग। इंडक्शन मतलब विदाउट टचिंग, हम बिना टच करे उसके ऊपर चार्ज को क्या करेंगे बेटा, प्रोड्यूस करेंगे। चार्ज को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर मेरी बात, बिना बिना टच करे हम चार्ज को क्या करेंगे बेटा, प्रोड्यूस कर देंगे। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। जब से उसके पास पॉजिटिव चार्ज लाया तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ आ जाएंगे। अभी इसके अंदर जब पहले इनिशियल में इलेक्ट्रॉन सारे एक साथ भाग रहे थे इधर उधर, अभी क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे और प्रोटॉन सर पीछे चले जाएगी। प्रोटॉन कहां चले जाएगी, पीछे चले जाएगी। 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। अभी भी ये बॉडी किसी न्यूट्रल है, अभी भी ये बॉडी किसी बेटा न्यूट्रल है। क्लियर है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस बॉडी के अंदर शफलिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शफलिंग ऑफ। अभी भी बॉडी है तो न्यूट्रल, अभी भी बॉडी सर क्या है तो न्यूट्रल, हाँ सर न्यूट्रल है। हम क्या करेंगे, अपोजिट तरफ से यहाँ पर अर्थिंग कर देंगे, यानी अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट कर देंगे बेटा, अर्थ से हम कनेक्ट कर देंगे। क्लियर मेरी बात, हम क्या कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है। अर्थ से कनेक्ट करने पर क्या होगा कि ये जो यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और इतने वाले चार्ज को यानी आधी बॉडी को वो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। आधी बॉडी को वो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। सर ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, देख ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसके कारण ये रुक जाएगी। क्लियर है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को रिमूव कर दूंगा, अर्थिंग से हटा दूंगा और उस बॉडी को भी क्या करूंगा, हटा दूंगा। तो अब ये बॉडी कैसी हो गई, अब इस बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचे। क्या बचे बेटा, इलेक्ट्रॉन बचे। क्लियर है मेरी बात। क्या पहले सर इसके पास न्यूट्रल थे, हमने सर एक बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरफ लगाया, दूसरी तरफ अर्थिंग जोड़ दी। अर्थिंग जोड़ने से क्या हुआ, अर्थिंग जोड़ने से ये हो गया कि सर हमने उसकी दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन को या तो ऊपर ले दिया, और अगर उस तरफ रॉड को मैं नेगेटिव रखता तो प्रोटॉन उधर चले जाते और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाते, जिसके कारण अगर यहाँ पर नेगेटिव बॉडी आती, मान ले कि यहाँ पर बॉडी नेगेटिव आ जाती, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ आ जाता, नीचे आ जाता, तो भी न्यूट्रल हो जाता। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता, अब पॉजिटिव आ जाता। क्लियर है। चीजें क्या याद रखनी है तुझे, पहली बात तो विदाउट टचिंग, दूसरी बात क्या कि बॉडीज कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकती है और नेगेटिवली भी चार्ज हो सकती है। क्लियर है मेरी बात। यानी बॉडीज पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकती है और नेगेटिव चार्ज। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। यहां से ये चीज है। अब एक सवाल और मैं तुझे बहुत अच्छे से बता रहा हूं, कभी कभी पूछेगा कि क्या इंडक्शन करने के लिए अर्थिंग का करना जरूरी है, क्या इंडक्शन करने के लिए अर्थिंग का करना बहुत जरूरी है, तो नहीं, हम बिना अर्थिंग के भी इंडक्शन कर सकते हैं। तू क्या कर, ये अर्थिंग हटा दे, मान ले ये तेरे पास बॉडी थी, इस पे शफलिंग हो गई थी, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। यहाँ पर एक रॉड थी तेरे पास, तेरे इस रॉड से तो टच नहीं करवाई है, तो क्या करे, एक बॉडी ला जो इससे टच करवा दे, उस बॉडी को क्या करना है तुझे, टच करवा देना। टच कैसे करवा देना, ये बॉडी कैसी होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। क्लियर है, सॉरी हाँ नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन उठकर उधर आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आएगा तो अब भी इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज दे रहा है और प्रोटॉन उठकर यहाँ पे चले जाएगा और फिर इस बॉडी को तू पीछे ले ले, फिर इस बॉडी को पीछे ले ले। तो बिना अर्थिंग करे भी तूने एक बॉडी को चार्ज कर दिया और इंडक्शन के थ्रू कर दिया। किसके थ्रू कर दिया बेटा, इंडक्शन के थ्रू कर दिया। क्लियर है, यहां तक मुझे लगता है कि तुझे सारी चीजें क्लियर होगी, यहां तक मुझे लगता है कि तुझे सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, इंडक्शन के सारे फंडे तुझे क्लियर हो गए। अगर ये सारी चीजें तुझे क्लियर है तो मैं एक सवाल करते, एक सवाल करते। ठीक है, क्या उसने बोला, 3 न्यूट्रल बॉडी A, B and C are kept. Clear? Clear. If electrons are transferred from A to C, find the correct relation between their masses. Between their masses. क्लियर है मेरी बात। या तो ये मान के चल, सुन ये मान के चल कि A
बी सी, 3 बॉडी है हमारे पास, ए बी सी। शुरू में ये न्यूट्रल थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, बराबर। उसने बोला कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू सी, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है। तब इस बॉडी के पास क्या स्टेट बचेगी, समझना मेरी बात को अच्छे से। जब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया तब इसके पास क्या बचेगा, ये ए बॉडी है, ये बी और ये सी। क्लियर है मेरी बात। ये अभी भी तीनों बॉडी है हमारे पास। अब क्या हुआ कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि ये बी बॉडी है, इसको हमने शुरू से छेड़ा नहीं है। और ये सी बॉडी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। पहले न्यूट्रल थी, इसके मास को मैं m ऑफ a बोल रहा हूं, इसके मास को मैं m ऑफ b बोल रहा हूं, और इसके मास को मैं m ऑफ c बोल रहा हूं। क्लियर है। देख सर, इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ ना कुछ तो मास होगा, बिल्कुल होता है, ठीक है, भले ही कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन उधर उठ के गया तो इसका एक्चुअल वजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका वेट क्या होगा, यानी कि जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे ज्यादा मास किसका हो गया, एम सी का सर, उसके बाद एम बी का, और फिर सबसे कम बच गया एम ए का। यानी कि अगर मास के बारे में पूछे, मास रेशियो के बारे में पूछे, तो याद रखना कि जो सबसे पहले बॉडी आएगी वो कौन सी आएगी, आपने इलेक्ट्रॉन को जब निकाला यानी सबसे पहली जो बॉडी आएगी वो नेगेटिव बॉडी आएगी, उसके बाद न्यूट्रल बॉडी आएगी, और नेगेटिव न्यूट्रल के बाद आपके पास कौन सी बॉडी आएगी बेटा, पॉजिटिव बॉडी आएगी। क्लियर है मेरी बात। याद रखना है कि दोनों के पास क्या कंडीशन, क्या इनिशियल स्टेट में सारी बॉडीज के पास, इनिशियल स्टेट में सारी बॉडीज के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना चाहिए। यानी कि अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन होना चाहिए, और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात। ये सवाल है जो तुझे आना चाहिए, मास के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहां तक हमारे एक चैप्टर का एक हिस्सा यानी बेसिक बेसिक खत्म हो गया है, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कूलम लॉ, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफी है, अच्छे से पढ़ते रहोगे। जब क्लास 12 का पहला लेक्चर था ये, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।